हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केविन मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज हम करेंगे 10वीं कक्षा का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसमें बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कोने में आई बटन दे रखा है, उसका लिंक यहाँ आप चेक कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमने इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है और किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें ये कहता है, अगर हम मान लो किसी संख्या को जैसे 7 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 3 जा 6 बच गया 1। तो हमें ये कहता है ये तो होता है भाज्य, ये होता है भागफल, इसको कहते हैं भाजक, और जो शेष बचता है इसको कहते हैं शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें ये कहता है कि अगर हम किसी संख्या को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो ये वाली जो संख्या है यानी कि भाज्य, भाज्य किसके बराबर होगा? भाजक गुणा में भागफल, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में क्या रहेगा? शेषफल। जैसे यहाँ है भाज्य 7, तो यहाँ हम लेंगे 7, भाजक है इसमें 2, तो 2 गुणा में भागफल है 3 प्लस में 1, तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 3 प्लस में 1। इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि A है इसमें भाज्य, B है इसमें भाजक, क्यू है इसमें भागफल और R है इसमें शेषफल। R क्या है इसमें? शेषफल। बस इसी का प्रयोग करके हमने क्या निकालना है? इन दो संख्याओं का HCF निकालना। देखिए, भागफल विधि आपने की होगी, उनका प्रयोग करें, सेम वैसा का वैसा है। तो इसमें हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें कहती है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। एक बात और देखना, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल इसमें बच गया 1, तो शेषफल हमेशा जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे उससे हमेशा छोटा रहेगा। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से छोटा हमारा शेषफल रहेगा, या तो 0 या फिर 1। अगर मान लो किसी नंबर को हमने 80 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो शेषफल हमारा क्या क्या बच सकता है? किसी भी नंबर को लगा लो, ये तो 80 है, किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 10 से कम बचेगा, यानी कि 9 भी बच सकता है, 8 भी, 7 भी, 6 भी। बस ये बात आपने फिर समझनी पड़ेगी। तो जो रिमाइंडर होता है शेषफल, यो किससे छोटा होगा, किससे बड़ा होगा? 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और जो B है, B का मतलब भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उससे हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो इसमें देखिए 100 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो हम क्या करेंगे? 225 को भाग करेंगे 135 से। यहाँ हम कर लेते हैं 225 को भाग करेंगे किससे? 135 से। तो 135 एक कम 135, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 0, 22 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9। शेषफल कितना बचा हमारा? 90। अब आगे क्या करेंगे? भाग विधि द्वारा सेम, 135 यहाँ आ जाएगा अंदर और डिवाइड किससे करेंगे? 90 से, तो ये आ जाएगा 90 एक कम 90। 135 में से हम 90 घटाएंगे तो ये बचेगा 45। अब भी शेष कितना है? 45। हमने कितना लाना है? 0। तो 45 से अब डिवाइड करेंगे इसको 90 को, भाग विधि द्वारा हम ऐसे ही करते थे सेम। यह आ जाएगा 45 दूनी 90, शेषफल कितना बचा है? 0। बस अब हमारा HCF निकल जाएगा। सेम इसी तरह से करना हमने कि जो BQ प्लस R है, यानी कि 225 को हमने 135 से डिवाइड कर दिया, तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 135 गुणा में 1 प्लस में 90। देखिए सेम ऐसे करेंगे, 225 बराबर है 135 गुणा में 1 प्लस में 90, तो 135 गुणा में 1 प्लस में 90। शेषफल अभी 0 नहीं बचा है, तो हम आगे रिपीट करते रहेंगे। अब 135 को लिखेंगे, 135 बराबर है 90 गुणा में 1 प्लस में 45, तो 90 गुणा में 1 प्लस में 45। शेषफल अभी 0 नहीं बचा, अब 90 को लेंगे। 90 को क्या लिखेंगे? 45 गुणा में 2 प्लस में 0, तो 45 गुणा में 2 प्लस में 0। अब इसका HCF क्या होगा? 0 से ऊपर वाले नंबर, तो इन दोनों का HCF होगा 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा? 45। तो HCF 135 और 125 का क्या होगा? 45। भाग विधि से भी देख लेना। रिमाइंडर कितना बचा है? 0। शेषफल जब 0 बचता है तो HCF होता है हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं।
तो यहाँ 45 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 225 और 135 का जो HCF होगा वो होगा 45। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना था, तो ये वाला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो भाग विधि द्वारा था, ये एक रफली काम था जो आपको समझाने के लिए था। ये आपने एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपने करना है ऐसे। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि जैसे हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं सेम वैसा का वैसा करना है। 225 को 135 से डिवाइड करा है, लास्ट में 0 शेषफल नहीं बचा, तो आपने रिपीट करते रहना है 225, 135 और 90। इस तरह से हम निकाल सकते हैं दो संख्याओं का HCF। अगला दे रखा है इसमें 196 और 38,220 का। इसका हम कैसे निकालेंगे? सेम वैसे का वैसा निकालना है भाग विधि द्वारा। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें कहता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और R क्या होता है? रिमाइंडर 0 से तो बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये बात आप याद रखिएगा। सेम ऐसा कैसे करना है? भाग विधि द्वारा जैसे करते हैं हम, सेम वैसा करना। तो इसमें बड़ा क्या है? 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। तो हम 38,220 को भाग करेंगे किससे? 196 से। तो यहाँ कर लेते हैं 38,220, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 196 से। इसको डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा 196 एकम 196। 282 में से 196 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 681 और 2 को यहाँ उतार लेंगे। अब ये डिवाइड होगा 196 8 9 जब 9 पे 196 में कितने होते हैं? 1764 1764। इसमें से हम ये वाला घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और ये बचेगा 9, ये बचेगा 0 0, आगे उतार लेंगे 0। अब ये किस पे जाएगा? ये जाएगा 6 5 30 0 5 जा पे 5 पे 196 5 980 और 980 में से 980 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। लास्ट में हमने 0 बचाना है बस। अब ये देखेंगे कि लास्ट में 0 बचा है, तब हमने डिवाइड किससे किया था? तो 0 बचा है तो डिवाइड किससे किया था? 196 से डिवाइड किया था। तो इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा महत्तम सावर्तक 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना हमने। अब कैसे करेंगे? सेम वैसा का वैसा है। ये वाला नंबर लिखो 38,220। इसको हम कैसे लिखेंगे? 196 गुणा में 195 प्लस में 0। 196 गुणा में 195 प्लस में 0। जब 0 शेषफल बचा तब हमने डिवाइड किससे किया था? 196 से। तो इसका हो जाएगा 196 और 38,220 का HCF बराबर है 196। इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 196। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, तीसरा पार्ट 867 और 255। इन संख्याओं का हमने क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है 225। तो 867 बड़ी है किससे? 255 से। तो हम क्या करेंगे? 867 को किससे डिवाइड करेंगे? 255 से। तो यहाँ लिखेंगे 867 भाग में 255। इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 जा पे, यहाँ आएगा 765। 7 में 5 हटाएंगे तो 201 102। रिमाइंडर हमारा 0 अभी नहीं बचा है। शेषफल क्या है? 0 बचाना हमने, 0 अभी नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे? 102 से डिवाइड कर लेंगे और जिससे भाग दिया है 255, इसको हम यहाँ अंदर ले आएंगे। ये जाएगा 102 दूनी 204। 155 में से 204 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 51। यहाँ आएगा रिमाइंडर अभी 0 नहीं बचा है, तो 102 अंदर ले लेंगे 102 और 51 करेंगे तो 51 दूनी 102। रिमाइंडर हमारा कितना बच गया? 0। 0 हमने शेषफल बचाना है। अब ये देखना है कि जब 0 शेषफल बचा तो हमने किससे डिवाइड किया था? 51 से। बस इसी को हमने किससे करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें कहता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। तो ये तो है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। ये वाला कहता हूँ। और जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा होता है? जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। ये हमेशा साथ साथ लिखते रहेगा। यानी कि रिमाइंडर है जो शेषफल है
वो जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी, लेकिन किसी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये बात आप हमेशा लिखिएगा। अब हमने क्या करना है, 867 को डिवाइड करना है 255 से, यानी कि 867 को ऐसे लिखेंगे, 867 बराबर है 255 गुणा में 3 प्लस में 102, गुणा में 3 प्लस में 102। शेष फल अभी जीरो नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे 255 को। 255 को क्या लिखेंगे, 102 गुणा में 2 प्लस में 51, 102 गुणा में 2 प्लस में 51। शेष फल अभी जीरो नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, 102 को लिखेंगे। 102 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 51 गुणा में 2 प्लस में 0। लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। शेषफल क्या बचेगा, जीरो। जब शेषफल जीरो बचा है तब हमने डिवाइड किससे किया था, 51 से डिवाइड किया था। तो 867 और 255 का जो HCF हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर है 51। ये हो जाएगा इन दोनों का HCF। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या फिर 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q है वो कोई भी पूर्णांक है। तो इसका मैं ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, ये दे रखा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। 6Q प्लस 1 और ये क्या दे रखा है, इसको समझने से पहले आपने एक समझना पड़ेगा कि जैसे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते थे तो उसमें क्या करते थे, जैसे यहाँ दे रखा है 6Q प्लस 1, इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को हमने 6 से डिवाइड किया था। जैसे मान लो हमने 5 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ बच गया 2। तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 3 गुणा में 1 प्लस में 2, तो 3 गुणा में 1 प्लस में 2, यानी कि 5 को हमने किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 6Q प्लस 3 दे रखा है, हमने किसी भी नंबर को किससे डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया है। ये वाली बात आपने समझनी पड़ेगी। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम सभी के सभी पूर्णांक ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका हल पूर्णांक कौन से लेंगे, हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे। जैसे हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ये सारे ले लेंगे, ये है धनात्मक पूर्णांक। अब हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करके देखेंगे 6 से, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो इसमें यह कर रखा है कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक को 6 से डिवाइड कर दें तो वो किसके रूप में होगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में होगा। और कौन सा होगा, वो धनात्मक विषम पूर्णांक, जो विषम संख्याएँ होंगी वो संख्या। तो हम मान लो यहाँ कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो 6 0 0, यहाँ कितना बच गया 1। अब 2 को डिवाइड कर दिया किससे, 6 से, तो 6 0 0, शेष कितना बच गया 2। 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो 6 0 0, यहाँ बचेगा शेषफल 3। फिर 4 को करेंगे, 4 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 6 से, तो 6 0 0, शेषफल कितना बच गया 4। इसी तरह से हम 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो 6 0 0, और यहाँ कितना बच गया 5। 6 को करेंगे हम डिवाइड, तो 6 एकम 6, यहाँ कितना बच गया 0। अब हम देखो क्या करेंगे, इस 1 को हमने क्या लिख दिया, 1 को हमने लिख दिया 6 गुणा में 0 प्लस में 1, यानी कि 6 गुणा में 0 प्लस में 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 6, यहाँ कुछ भी हो सकता है, भागफल कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 5 7, इसको मैंने लिख लिया क्यू, तो 6Q प्लस में क्या है 1। अब हम करेंगे 2 को, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 गुणा में 0 प्लस में 2, तो 6 गुणा में 0 प्लस में 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 6Q प्लस में 2, यानी कि जो भागफल आया है वो कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 5 7 1000, कुछ भी आ सकता है, उसको मैंने मान लिया क्यू। यहाँ भी दे रखा है क्वेश्चन में, क्यू कोई भी एक पूर्णांक है, तो क्यू भी कोई भी पूर्णांक। अब हमने किया 3 को, 3 को क्या लिखेंगे, 6 गुणा में 0 प्लस में 3, तो 6 गुणा में 0 प्लस में 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 6Q प्लस में 3। अब हम करेंगे 4 को, 4 को क्या लिखेंगे, 6 गुणा में 0 प्लस में 4, तो 6 गुणा में 0 प्लस में 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 6Q प्लस में 4। आगे दे रखा है 5 और 6, 5 और 6 को हम कैसे लिखेंगे, 5 को लिखेंगे
6 गुणा में 0 प्लस में 5, तो यानी कि 6 गुणा में 0 प्लस में 5, ये किसके रूप में हो गया? 6 प्लस में 5। या देखिए आ गया अब 6 को लिखेंगे 6 गुणा में 1 प्लस में 0, तो 6 गुणा में 1 प्लस में 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस में 0। अब ध्यान से देखिए हमारा निष्कर्ष क्या निकला। 1 3 5 ये तो हैं विषम संख्याएं, और 2 4 6 ये क्या हैं? सम संख्याएं। और इस क्वेश्चन में ये कह रखा था कि जो विषम संख्याएं हैं वो 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 के रूप में होते हैं। तो निष्कर्ष देखिए, जो विषम संख्याएं हैं वो 6 + 1 ये भी विषम संख्या है, 6 + 3 ये भी विषम संख्या है, 6 + 5 इनके रूप में है। तो यहाँ हम लिखेंगे निष्कर्ष। यहाँ लिखेंगे सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन दे रखा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 + 1, 6 + 3 या फिर 6 + 5 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया? पूर्णांक ले लिए। पूर्णांक जैसे 0 1 2 3 4 5, 0 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 0 का अगर आप डिवाइड करोगे तो भी वही बचेगा। फिर है 1 को डिवाइड करके देख लिया 6 से, 2 को डिवाइड करके देख लिया 6 से, 3 को भी डिवाइड करके देख लिया 6 से, 4 को भी डिवाइड करके देख लिया 6 से, 5 को भी और 6 को भी। एक को हमने क्या लिख दिया? एक को हमने लिख दिया 6 गुणा में 0 प्लस में 1, 6 गुणा में 0 प्लस में 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 प्लस में 1। ये है भागफल 0। तो यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखा था कि क्या है वो कोई भी एक पूर्णांक है, यानी कि जो भागफल होगा वो कुछ भी हो सकता है। तो 6 + 1, 2 को हमने लिख दिया 6 + 2, 3 को हमने लिख दिया 6 + 3, 4 को हमने लिख दिया 6 + 4, 5 को 6 + 5 और 6 को क्या लिख दिया? 6 + 0। निष्कर्ष हमारा क्या निकला लास्ट में कि सभी के सभी जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो 6 + 1, 6 + 3 या फिर 6 + 5 के रूप के होते हैं। ये हैं धनात्मक विषम पूर्णांक और ये हैं धनात्मक सम पूर्णांक। इसका उल्टा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि सभी के सभी धनात्मक सम पूर्णांक होते हैं वो किसके रूप में होते हैं? 6 + 2, 6 + 4 या फिर 6 + 0 के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इस क्वेश्चन को इस तरह से दे रखा है कि 32 सदस्यों वाले ऐसे हैं जो बैंड मार्च कर रहे हैं, बैंड वाली एक टुकड़ी है, और आर्मी के सदस्य कितने हैं? 216। ये कह रहा है कि हम इस तरह से मार्च करना है इनको कि दोनों एक साथ हों, आर्मी बैंड वाले भी उतनी लाइन में हों और जो आर्मी के सदस्य हैं वो भी उतनी ही लाइन में हों। जैसे मान लो 32 सदस्य हैं वो इस तरह से हैं, ये नहीं पता कि कितने आने हैं, 5 या 10 20 कितने आने हैं। इस साइड में हमें ये नहीं पता कि कितने आदमी आएंगे। मान लिया इस साइड आएंगे आदमी ए और इस साइड आदमी आएंगे बी। ये तो है बैंड वाले। फिर है आर्मी के सदस्य 216 हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये तो कन्फर्म है कि जितने बैंड वाले आएंगे उतने ही आदमी आर्मी वाले यहाँ आएंगे। मान लो यहाँ 5 आएंगे तो यहाँ भी 5 आएंगे, 10 आएंगे तो यहाँ भी 10 आएंगे। इस कॉलम में इसमें इस साइड नहीं पता कितने आएंगे, 5 10 1000 20 कितने भी आएंगे। मान लिया सी आएंगे, और इस साइड कितने आएंगे? जितने इसमें आएंगे उतने ही इसमें आएंगे। इसमें ए आ रहे हैं तो इसमें भी आ रहे हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो 32 में कितने आ रहे हैं? इस साइड तो आ रहे हैं ए और इस साइड कितने आ रहे हैं? बी। और 716 में कितने आ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तो आ रहे हैं ए, इसमें ए आ रहे हैं तो इसमें भी ए आएंगे। इतने ही सामान्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें ए आ रहे हैं तो इसमें भी आएंगे। अब इस कॉलम में ये नहीं पता कितने आ रहे हैं। मान लिया सी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है? ए। तो इसका मतलब ये है कि 32 और 616 का हमने क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितने आ रहे हैं ये निकालना हमने। ए आदमी आ रहे हैं तो इसमें भी ए आदमी आएंगे। इस लाइन में इस रो में ये नहीं पता कि आदमी 5 आएंगे, 7 आएंगे, 20 आएंगे, कितने आएंगे। यहाँ बी मान लिया और इसमें मान लिया हमने सी। इसमें ए आ रहे हैं तो इसमें भी आ रहेंगे। बात यह है कि हमने 32 और 616 का हमने क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कितना आ रहा है? ए आ रहा है, तो हमने ए वाला निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम निकालेंगे 32 और 616 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका हल। परेड में सदस्यों की संख्या, या फिर लिखें आर्मी
परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। फिर लिखेंगे आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले, या फिर लिखेंगे यहाँ आर्मी बैंड में शामिल सदस्यों की संख्या। आर्मी बैंड में कितने सदस्य हैं? 32। यहाँ हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब निकालना हमने इसका HCF। किस तरह से निकालना है? यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम हमें कहता है कि A = BQ + R। जो R है वो किससे 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। भागविधि द्वारा करेंगे वैसे ही हमने यहाँ करना है 616 को भाग देना है किससे? 32 से। 616 को 32 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 32 एकम 32। 61 में से आप अगर 32 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, उतार लिया हमने 6। अब ये जाएगा 32 9 दूनी 18, 9 जा पे 9 पे 32 में 9 दूनी 18, 1 9 27, 27 और 1 28, यहाँ जाएगा 288। इसमें से अगर ये घटाओगे तो यहाँ बचेगा 8। अब यहाँ शेषफल कितना बच गया? 8। अब हमने शेषफल तो यहाँ 0 बचाना था, तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे वापस, जिससे हमने भाग दिया था 32 को। तो यहाँ करेंगे 32, तो ये जाएगा 8 चौके 32। 32 में से अगर आप 32 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 0। सीधी बात यह है कि जब आपने शेषफल 0 बच गया तो डिवाइड किससे किया था? 8 से, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 8। लेकिन हमने किससे निकालना था? एल्गोरिथम से निकालना था। तो इससे कैसे निकालेंगे? सेम ऐसा का है। 616 को आप क्या लिखोगे? 616 को आप लिखोगे 32 गुणा में 19 प्लस में 8। 32 गुणा में 19 प्लस में 8। अब शेषफल 0 यहाँ भी नहीं बचा, तो आप इसको करोगे। 32 को कैसे लिखेंगे? 32 को लिखेंगे 8 गुणा में 4 प्लस में 0। 8 गुणा में 4 प्लस में 0। अब 0 जब शेषफल बचा है तो हमने डिवाइड किससे किया था? भाग किससे किया था? 8 से। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या निकलेंगे? 616 और 32 का HCF क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या बनेगी? 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m + 1 के रूप में होता। इस तरह से दिखाना है। ये दिखाना है कि अगर हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करें, जैसे मान लो 4 एक वर्ग है, 9 एक वर्ग है, या फिर 25 एक वर्ग है, 36 एक वर्ग है, अगर हमको इनको 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 3m या फिर 3m + 1। इसको समझने के लिए आप एक बात समझो। जैसे हम 5 को डिवाइड करें 2 से तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1। 5 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा में 2। यहाँ इसने ले लिया m का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 10 20 कुछ भी। तो यहाँ ले लिया इसने 2m, 2 की जगह ले लिया m, प्लस में ले लिया शेषफल। तो ये दे रखा है 2m + 1। इस तरह से दे रखा, इसमें दे दिया। इसमें ये समझिए अगर 2m + 1 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि हमने 5 को किससे डिवाइड किया था? 2 से डिवाइड किया था। इस क्वेश्चन में दे रखा 3m या फिर 3m + 1। तो इसका मतलब ये है कि 3m या फिर 3m + 1। इसका मतलब ये हो गया कि हमने किससे डिवाइड किया था? 3 से डिवाइड किया था। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। यहाँ हल करेंगे। जैसे पूर्णांक हमने ले लिए धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यहाँ लेंगे धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग करेंगे हम तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25, 6 का करेंगे तो 36। इस तरह से हमने कुछ क्या ले लिए? वर्ग ले लिए। अब हम इनको दिखाएंगे 3 से डिवाइड कर करके। जैसे हमने 1 को डिवाइड किया 3 से, 1 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 0 0, शेषफल कितना बच गया? 1। अब हम करेंगे 4 को। 4 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो यहाँ आएगा 3 एकम 3, शेषफल कितना बच गया? 1। फिर करेंगे 9 को।
9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 तिया 9, शेषफल कितना बच गया 0। फिर करेंगे 16 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 पंजे 15 और शेषफल कितना बच गया 1। फिर हम करेंगे 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 अट्ठे 24, शेषफल कितना बच गया 1। 36 को करो, 36 को अगर हम करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 बच गया 0, उतार लिया 6, 3 दूनी 6, शेषफल कितना बच गया यहाँ पे 0। अब देखो हम इनको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की तरफ से लिखेंगे। जैसे हमने ले लिया 1, तो 1 को हमने क्या लिख दिया 3 गुणा में 0 प्लस में 1, तो 3 गुणा में 0 प्लस में 1। फिर लेंगे 4 को, 4 को क्या लिख दिया 3 गुणा में 1 प्लस में 1, तो 3 गुणा में 1 प्लस में 1। फिर लेंगे 9 को, 9 को हमने क्या लिख दिया 3 गुणा में 3 प्लस में 0, इस तरह से कर दिया। फिर लेंगे हम 16 को, 16 को जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे लिखेंगे, 16 को हमने लिख दिया 3 गुणा में 5 प्लस में 1, 3 गुणा में 5 प्लस में 1। फिर 25 को इसी तरह से 25 को लिखेंगे तो 3 गुणा में 8 प्लस में 1, 3 गुणा में 8 प्लस में 1। फिर लिखेंगे 36 को, 36 को हमने क्या लिख दिया 3 गुणा में 12 प्लस में 0, 3 गुणा में 12 प्लस में 0। अब इसको देखो हम क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि जो भागफल आएगा उसको हमने m मानना है, m। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, इनकी जगह पर हमें लेना है m। तो 0 1 3 5 8 12 इनकी जगह पे हमने ले लिया m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 एकम 3, यानी 3 1 की जगह पे ले लिया m, तो 3m प्लस 1। इसकी जगह पे 3 और इसकी जगह पे हमने m लेना है, तो 3m प्लस 0, 3m प्लस में 0, प्लस में 0 चाहे लिखोगे तो भी इसका मतलब 3m है, प्लस में 0 लिखोगे तो भी इसका मतलब वही रहेगा। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया सीधा 3m। 16 को 3m प्लस 1, 3m प्लस में 1। 25 को लिख लिया 3m प्लस में 1, 3m प्लस में 0, 3m प्लस में 0, या फिर इसका मतलब क्या रहेगा 3m ही रहेगा। यहाँ हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि सभी के सभी में क्या निकल रहा है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 या फिर 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m, ये निकल रहा है। तो यहाँ निष्कर्ष में लिखेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ये था हमारा क्वेश्चन कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का जो निष्कर्ष होता है वो क्या होगा 3m प्लस 1 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 ये क्या है, ये दे रखा है कि जैसे मान लो हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। पहले ये समझिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमें कहती है कि अगर हम मान लो 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, दिया जाएगा 3 तिया 9 और 1। तो जब किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, जैसे 10 को हमने डिवाइड कर दिया है 3 से, तो हम 10 को ये लिखेंगे कि 3 गुणा में 3 प्लस में शेषफल, तो 3 गुणा में 3 प्लस में शेषफल क्या है 1। ये तो है भागफल, ये है 10 क्या है भाज्य, और 1 क्या है शेषफल, और जो 3 है ये वाला जिसे हमने भाग किया है ये है भाजक। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हम ये कहती है कि जो 10 है यानी कि भाज्य किसके बराबर होता है 3 गुणा में 3 यानी कि भाजक गुणा में भागफल प्लस में 1 क्या है शेषफल। तो ये हमें कहती है कि भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, ये कहती है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यानी कि जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल के बराबर होता है।
यहाँ आप एक बात और देखिए, जैसे हम डिवाइड करें 12 को डिवाइड करें जैसे 5 से, तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10 से और यह बचेगा 2। तो 12 को हमने किससे डिवाइड किया है? 5 से, तो इसको हम लिखेंगे 5। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एम दे रखा है, इसमें भागफल। भागफल मान लो कुछ भी आ सकता है, 2 4 5 10 20 कुछ भी आ सकता है। तो भागफल की जगह पे हमने ले लिया एम। प्लस में शेषफल कितना बचा है? 2। तो 12 को क्या लिखेंगे हम? 5m + 2। इसका मतलब ये है 5m + 2 का कि हमने 12 को डिवाइड किससे किया था? 5 से डिवाइड किया था। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, हम घन लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे? 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ दे रखा 9m, 9m + 1, 9m + 8। इसका मतलब ये है कि 8 यहाँ पे है शेषफल, 1 यहाँ पे है शेषफल, यहाँ शेषफल बचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि 9 से हमने डिवाइड किया है, भाग दिया है। तो इसका हल हम कैसे करेंगे? यहाँ हम करेंगे इसका हल। तो हम पहले क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे धनात्मक पूर्णांकों के घन। तो यहाँ लेंगे धनात्मक पूर्णांकों के घन। जैसे 1 का लेंगे तो 1 का जो घन होता है वो क्या होता है? 1। 2 का घन जैसे 8, 3 का घन 27, 4 का घन क्या होता है? 64, 5 का घन 125। इस तरह से हम कुछ क्या लेंगे? धनात्मक पूर्णांकों के घन लेंगे। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 9 से। 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 9 0 0, शेषफल कितना बच गया? 1। फिर हम करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे 9 9 0 0, शेषफल कितना बच गया? 8। फिर हम करेंगे 27 से। 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, यहाँ कितना बच गया? 0। फिर हम करेंगे 64 से। 64 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 7 63, बच गया शेषफल 1। फिर हम करेंगे 125 से। 125 से अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 9 एकम 9, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बचेगा 9 तिया 27, पीछे बच गया शेषफल 8। अब यानी निष्कर्ष निकालने क्या है? ये थे 1 8 27 64 125। और भी ले सकते हैं हम, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन ले लो। अगर हम उनको 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला फिर? 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे 9 गुणा में 0 प्लस में 1। तो 9 गुणा में 0 प्लस में 1। वही बताया था कि इसमें भागफल क्या दे रखा है? m दे रखा है। तो भागफल की जगह पे हम ले लेंगे m। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9, 0 था इसमें भागफल, भागफल की जगह पे ले लिया m। तो ये हो गया 9m + 1, 9m + 1। 8 को हम क्या लिखेंगे? 9 गुणा में 0 प्लस में 8। तो 9 गुणा में 0 प्लस में 8, सेम वही है, भागफल जो भी आए उसकी जगह पे हमने लेना है m। तो 9m + 8। इसी तरह से हम लेंगे 27 को। 27 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा में 3 प्लस में 0। तो 9 गुणा में 3 प्लस में 0, भागफल था इसमें 3, 3 की जगह पे ले लिया हमने m। तो 9m + 0, प्लस 0 करोगे तो इसका मतलब 9m रहेगा, 0 करोगे तो वही रहेगा। फिर हम लेंगे 27 की जगह पे 64। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणा में 7 प्लस में 1। तो 9 गुणा में 7 प्लस में 1, भागफल क्या था यहाँ पे? 7, 7 की जगह पे m ले लिया। तो 9m + 1। फिर ले लिया हमने 125। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणा में 13 गुणा में प्लस में 8। तो 9 गुणा में 13 प्लस में 8, भागफल इसमें 13 था, 13 की जगह पे ले लिया मैंने m। तो 9m + में 8। वहीं सेम करना है, निष्कर्ष देखो क्या निकला है। ये सारे के सारे 1 8 27 64 ये थे घन। और इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 9m + 1, 9m + 8, 9m, 9m + 1, 9m + 8, इनके रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ निष्कर्ष में लिखेंगे किसी भी या फिर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये था हमारा क्वेश्चन कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है।
आज हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।